भारत के संसाधनों की कहानी सिर्फ भूगोल की किताबों तक सीमित नहीं है। ये असल में हमारे अस्तित्व की कहानी है। इस एक्सप्लेनेटर में हम ठीक यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे औपनिवेशिक काल का ऐतिहासिक शोषण, संरक्षण का हमारा प्राचीन दर्शन और आज की आधुनिक भौगोलिक योजनाएं, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग लेकिन बहुत ही गहराई से जुड़े हुए अध्याय हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, संसाधन की परिभाषा। दूसरा, औपनिवेशिक शोषण और तकनीक। तीसरा, गांधी का संरक्षण दर्शन। चौथा, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। और अंत में आधुनिक भूमि उपयोग श्रेणियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संसाधन की परिभाषा। इतिहास और भूगोल की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी साधारण सी चीज असल में संसाधन बनती कैसे है। देखिए, कोई भी चीज सिर्फ इसलिए संसाधन नहीं बन जाती क्योंकि वो हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है। इसके 3 बहुत ही सख्त मापदंड हैं। पहला, उसे निकालने या इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए। और तीसरा, समाज को उसे सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर सही तकनीक ही ना हो तो जमीन में दबा बेशकीमती खनिज भी महज एक पत्थर है, संसाधन नहीं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, औपनिवेशिक शोषण और तकनीक। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि तकनीक की यही कमी या ताकत किसी देश का भविष्य कैसे तय करती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। विकास के लिए सिर्फ कच्चे माल का होना काफी नहीं है। औपनिवेशिक काल में भारत के पास प्राकृतिक संपदा का बहुत विशाल भंडार था, लेकिन कमी थी तो बस आधुनिक तकनीक की। दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के पास यही तकनीकी श्रेष्ठता थी। इसी के दम पर उन्होंने भारत के संसाधनों का बेतहाशा दोहन किया। ये साफ दिखाता है कि संसाधन असली ताकत तभी बनते हैं जब उन्हें उपयोग करने की तकनीक आपके पास हो। संसाधनों के इसी अंधाधुंध शोषण ने एक बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक बदलाव को जन्म दिया, और यही है हमारा तीसरा भाग, गांधी जी का संरक्षण दर्शन। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही गहरी और सटीक बात कही थी, हमारे पास हर किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का ये मूल मंत्र उन्होंने तब दे दिया था जब दुनिया में इसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा था। गांधी जी मास प्रोडक्शन यानी मशीनों से होने वाले अंधाधुंध उत्पादन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इससे संसाधन तेजी से खत्म होते हैं। इसके बजाय उन्होंने जनता द्वारा उत्पादन या कहें प्रोडक्शन बाय द मासेस का समर्थन किया। उनका सीधा सा तर्क था कि ऐसा करने से पर्यावरण भी बचेगा और हर स्थानीय इंसान की बुनियादी जरूरतें भी पूरी होंगी। और ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 1968 में क्लब ऑफ रोम की चर्चा हो, 1974 में IEF शुमाकर की मशहूर किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल हो, या फिर 1987 की वो ऐतिहासिक ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, इन सब ने गांधी जी के इसी दर्शन से प्रेरणा ली और सतत विकास को एक स्पष्ट वैश्विक लक्ष्य बना दिया। चलिए अब दर्शन और इतिहास से निकलकर वापस जमीन पर आते हैं। भाग 4, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जिस भौतिक भूमि पर भारत को अपने संसाधन मैनेज करने हैं, वो कैसी है? भारत की जमीन कोई अनंत खजाना नहीं है। यह एक बहुत ही स्पष्ट रूप से बंटी हुई सीमित संपत्ति है। अगर हम इसे बांटें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 43% हिस्सा सिर्फ मैदानों का है। 30% हिस्से में पहाड़ फैले हुए हैं और बाकी का 27% हिस्सा पठारों से बना है। अब इनमें से हर एक भौगोलिक हिस्से का अपना एक बेहद अहम रोल है। जैसे मैदान हमारी कृषि और उद्योगों की जान है, पहाड़ उन 12 नदियों का स्रोत हैं जो हमें पानी देती हैं, और साथ ही ये टूरिज्म को भी सहारा देते हैं। और वो जो 27% पठार हैं, वो असल में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और घने जंगलों के बहुत ही समृद्ध भंडार हैं। इन भौगोलिक विशेषताओं को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर चलते हैं, आधुनिक भूमि उपयोग श्रेणियां। आइए देखते हैं कि आज का भारत इस सीमित जमीन का इतना सुव्यवस्थित हिसाब कैसे रखता है। नियम तो यही कहता है कि अच्छे पारिस्थितिक संतुलन के लिए किसी भी देश का 33% हिस्सा जंगलों से ढका होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र इस आदर्श आंकड़े से काफी पीछे है, जो लगभग 23% के आसपास ही दर्ज किया गया है।
जंगलों को अगर छोड़ दें तो बाकी जमीन को भी बहुत ही सख्त श्रेणियों में बांटा गया है। एक तरफ वो अनुपलब्ध जमीन है जो खेती के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, जैसे बंजर जमीन या वो जगह है जहाँ सड़कें और इमारतें बन चुकी हैं। दूसरी तरफ वो अकृषित भूमि है, जैसे जानवरों के चरने के लिए छोड़े गए स्थायी चरागाह या विविध पेड़ों वाली जमीन। इसी में एक बहुत ही खास और जरूरी कैटेगरी आती है कृषि योग्य बंजर भूमि। इसके नाम से ही साफ है कि यहाँ खेती तो की जा सकती है, पोटेंशियल है, लेकिन मिट्टी की खराब गुणवत्ता या किसी और वजह से इसे लगातार 5 साल से ज्यादा समय से खाली या बंजर छोड़ दिया गया है। अब जैसे लगातार काम करने के बाद हमें आराम चाहिए होता है, वैसे ही मिट्टी को भी अपनी खोई हुई उर्वरता वापस पाने के लिए आराम की जरूरत होती है। इस आराम कर रही कृषि भूमि को पड़ती भूमि कहते हैं। अगर जमीन 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ी गई है तो वो वर्तमान पड़ती है, और अगर ये आराम 1 से 5 साल के बीच का है तो उसे अन्य पड़ती भूमि कहा जाता है। और अंत में हमारी कृषि का सबसे मुख्य आधार शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया। ये असल में वो वास्तविक भौतिक जमीन है जिस पर 1 साल में कम से कम एक बार कोई न कोई फसल जरूर बोई जाती है। यहाँ भूमि लेखांकन की एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी है। मान लीजिए एक ही खेत पर साल में 2 बार फसल उगाई जाती है, तो जमीन का आकार तो नहीं बदला ना, इसलिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो उतना ही रहेगा। लेकिन क्योंकि खेती 2 बार हुई है, इसलिए हमारा सकल फसली क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया काफी बढ़ जाएगा। तो जमीन की इन जटिल श्रेणियों और हमारे इतिहास को देखने के बाद आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम वाकई अपने सीमित संसाधनों का सही प्रबंधन कर रहे हैं? विकास तो जरूरी है, लेकिन क्या हम आर्थिक प्रगति और गांधी जी के उस शाश्वत दर्शन के बीच संतुलन बना सकते हैं जहां लालच के बजाय सामूहिक जरूरत को प्राथमिकता मिले? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।